हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश इतिहास विषय की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश का इतिहास मध्य प्रदेश की चाहे किसी भी परीक्षा के लिए हो, विशेष तौर पर अगर बात करें एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए, साथ ही अन्य सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए यह क्लास जो है हो रही है। मध्य प्रदेश का इतिहास किसी भी परीक्षा में आता हो, खासतौर से जैसे मध्य प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं इतिहास आता ही है। उसके लिए आज हम जो है मध्य प्रदेश का एक राजवंश कलचुरी वंश जो है करने वाले हैं। चलिएगा अपने क्लास की जो है शुरुआत करते हैं और चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। ध्यानपूर्वक क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें धीरे धीरे टुकड़ों में उसे बांट करके जो है व्यवस्थित तरीके से पूरा करना होता है। और उसी कार्य के एक हिस्से की अर्थात एक यूनिट को जो है हम पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के एक एक राजवंश क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। चलिएगा आज हम जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा। कलचुरी वंश के अंतर्गत हम जो है आज की क्लास में देखेंगे। हमारा सबसे पहला जो ये चर्चा का विषय होगा कि क्या क्या हम देखने वाले हैं। हम समझेंगे कलचुरी वंश की जो है उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी जो है प्रमुख ब्रांचेस कैसे हुई थी, यानी कि ऑरिजिन्स एंड ब्रांचेस देखेंगे कलचुरी डायनेस्टी की मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। इसके बाद जो है इनकी शाखाओं में हम महेशमती ब्रांच देखेंगे, यानी कलचुरियों की महेशमती शाखा देखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश में जैसे कलचुरियों की जो कई शाखाएं रही हैं, चाहे वो विदर्भ शाखा हो, चाहे बिलासपुर शाखा हो, चाहे रायपुर शाखा हो, चाहे वो कलचुरी त्रिपुरी शाखा हो या फिर महेशमती शाखा हो, उनमें जो मध्य प्रदेश में शाखाएं रही हैं वो कौन सी रही हैं? दो शाखाएं रही हैं। उन दो शाखाओं में जो सबसे पुरानी शाखा है वो कौन सी है? महेशमती शाखा है। दैन महेशमती शाखा के बाद जो है हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश में मुख्य शाखा है, जिसका बड़ी शक्तिशाली शाखा रही है, जिसका नाम है त्रिपुरी शाखा। और ये त्रिपुरी शाखा वर्तमान में जबलपुर के आसपास के क्षेत्र में जो है शासित रही है। तो त्रिपुरी शाखा देखेंगे और उसके प्रमुख जो है शासक देखेंगे, उनका प्रमुख जो है योगदान देखेंगे। त्रिपुरी ब्रांचेस के जो है मुख्य शासक भी देखेंगे, इनकी कला संस्कृति और स्थापत्य के बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में जो है हम कुछ है फैक्चुअल डाटा रखेंगे, जिसमें जो है टोटल का रिवीजन होगा और बाद में जो है एमपीपीएससी मेंस की जो है आंसर राइटिंग से संबंधित पीवाईक्यू जो है करेंगे। आपको जो है लिखने के लिए जो है कॉपी जो टेस्ट अपना चलता है उसके लिए जो है क्वेश्चन भी अंत में ही मिलेंगे। प्रीलिम्स के फैक्ट भी जो है समय समय पर हाईलाइट करेंगे। तो ये हमारा क्या होने वाला है, आज का जो है शेड्यूल होने वाला है। यदि आपके चीज़ें उपयोगी हैं तो आप जो है रखिएगा, अन्यथा जो क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कलचुरी वंश का उदय। ठीक है, तो देखिएगा ये जो है हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत कलचुरियों की जो है कितनी शाखाएं देखने वाले हैं। तो एक शाखा हम देखने वाले हैं, कौन सी शाखा? महेशमती शाखा। दूसरी शाखा हम देखने वाले हैं त्रिपुरी शाखा। महेशमती शाखा जो खासतौर से खंडवा, खरगोन और वह मंडला के क्षेत्र में जो क्या रही है, ये कार्यरत रही है, उसमें देखेंगे हम महेशमती शाखा के अंतर्गत है। और इस बात को जरूर ध्यान रखना, प्रीलिम्स में आ जाता है कि प्राचीनतम शाखा दोनों में से कौन सी है। तो सबसे पहले जो कौन सी शाखा थी, तो आप क्या कहेंगे? महेशमती शाखा जो है प्राचीनतम शाखा थी। चलिएगा एक ओवरऑल सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? परिचय पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिचय जो है पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है क्या आता है, 7 नंबर का प्रश्न आता है या फिर 11 नंबर का आता है या फिर 5 नंबर का आता है। तो एक जो क्या होना चाहिए, आपको परिचय पता होना चाहिए। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आपको जो है समझ में आ जाएगा। एक जो भारत में केंद्रीय सम्राट के रूप में जो हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य। क्या नाम है? आप कहेंगे गुप्त साम्राज्य जो है नाम है। गुप्त साम्राज्य का क्या होता है, धीरे धीरे करके आगे चल करके पतन होने लगता है। आप जानते हैं कि लगभग पाँचवीं से जो है लगा करके 6वीं शताब्दी के मध्य में क्या होता है, यह वंश जो है हूणों के आक्रमण से क्या होने लगता है, प्रभावित होने लगता है। साथ ही साथ में यहाँ जो है योग्य शासकों का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। इसके चलते जो स्थानीय सत्ता थी, यानी कि छोटे छोटे जो सामंत होते थे, वह क्या होने लगे थे, उदय होने लगे थे। गुप्त साम्राज्य में जैसे ही समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, खासतौर से जब स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त शासक जैसे आते हैं, तो इन तक जो है योग्य शासक रहते हैं। लेकिन इनके बाद जो क्या होता है, छोटे छोटे के राज्य जो है क्या होने लगते हैं, उदय होने लगते हैं। गुप्तों के बाद में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चाहे वो क्या हो, प्रतिहार राजवंश हो,
क्या हों, चाहे वो प्रतिहार राजवंश हो, चाहे वो चंदेल हों, चाहे वो परमार हों, चाहे वह जो है चंदेल, परमार, चाहे वो कलचुरी हों, ये क्या होने लगते हैं, इनका जो है उदय होने लगता है। ठीक है। तो उसी उदय के क्रम में किनका उदय हुआ, कलचुरियों का उदय हुआ। ये कलचुरी जो है शुरुआत में क्या होते थे, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत होते थे। और साथ ही साथ में क्या, राष्ट्रकूट जो दक्षिण में शक्ति होती थी, ये कौन सी शक्ति होती थी, राष्ट्रकूट शासकों की जो है शक्ति होती थी, उनमें क्या उनके क्या होते थे, सामंत होते थे। परंतु शीघ्र ही जैसे ही क्या हुआ, कलचुरी वंश में योग्य शासक हुए, उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या मैं परिचय इन्हीं शब्दों को मिलाकर के बना दूं, इन्हीं शब्दों को जो मिलाकर जो है एक क्या करते हैं, कलचुरी वंश का परिचय तैयार करते हैं, जो सभी क्वेश्चन में काम आएगा। आप किसी में भी जो लिख सकते हैं, खास तौर से वो 10 नंबर का प्रश्न होना चाहिए, तभी जो है ये परिचय उपयोग में ले पाएंगे। अन्यथा जो है 7 नंबर के प्रश्न में हमें एक लाइन का जो है क्या देना होता है, इंट्रो देना होता है, तो विशेष होता है वो। और उसके लिए नहीं तो बड़े प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो है ये हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ना कि गुप्त साम्राज्य यानी कि 5वीं 6वीं शताब्दी का समय जो है क्या था, अस्थिरता का समय था। क्या कह सकता हूँ मैं, 5वीं 6वीं शताब्दी का जो समय था वो कैसा समय था, अस्थिरता का समय था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अस्थिरता का समय था। इस अस्थिरता के समय में अनेक राजवंशों का क्या हुआ, अनेक छोटे राजवंशों ने क्या किया, उदय हुआ या अपनी जो है स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी। तो 5वीं 6वीं शताब्दी का समय राजनीतिक अस्थिरता का समय था। इस अस्थिरता के समय में कई छोटे राजवंशों ने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता को घोषित किया या उदय हुआ। उन्हीं स्वतंत्र छोटे राजवंशों में एक कौन से थे, कलचुरी राजवंश थे, जिनका शासन मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र यानी कि जबलपुर क्षेत्र में इनका जो है क्या रहा है, शासन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका परिचय हो जाएगा। आगे चलकर कह सकते हैं कि यह शुरुआत में जो है प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे, परंतु शीघ्र ही इन्होंने क्या कर लिया, अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित की, एक बड़े क्षेत्र में क्या किया, शासन किया। ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। तो उन्हीं शब्दों से क्या करना, हमें खेलना। अब देखना, कुछ भी आए प्रश्न में आपको कम से कम इतनी बातें जो है पता होना चाहिए। क्या है, इतनी बातें पता होना चाहिए, तभी जो है आप क्या कर सकते हैं, एक जो है बेहतर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। किसके बारे में, कलचुरी वंश के बारे में। ठीक है। अगर इतनी बातें पता हैं तो आपको कुछ भी पता ना हो तब भी आप क्या कर सकते हैं, औसत नंबर जो है क्या ले सकते हैं, एग्जामिनर से ले सकते हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं, ध्यानपूर्वक जो है समझ लीजिएगा। सबसे पहली बात आपको क्या होना चाहिए पता, परिचय होना चाहिए पता। क्या पता होना चाहिए, परिचय जो पता होना चाहिए। हमने बोला तो वही वाला परिचय आप क्या कर सकते हैं, सभी में जो है यूज कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि इसका समय क्या है, किस समय पर जो है ये राजवंश शासन कर रहा है, और यह जो है किस क्षेत्र में क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। क्या कर रहा है, क्षेत्र में शासन कर रहा है। ये इसकी जो है राजधानी क्या है, क्या है इसकी जो है राजधानी क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे तो इनकी हमें जो है जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, क्या होती है, इनकी हमें जो है जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। इसके जो है क्या है, प्रमुख जो है शासक कौन से हुए हैं। अभी जो है थोड़ा सा शासक के पहले आपको बताना होगा कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो है शाखाएं कितनी हैं, क्या हैं इसकी जो शाखाएं कितनी हैं, और इन शाखाओं में से मध्य प्रदेश में जो है कितनी शाखाएं रही हैं। भारत में कुल कितनी शाखाएं हैं कलचुरियों की, और जो है मध्य प्रदेश में कितनी शाखाएं हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि इनके जो है प्रमुख शासक कौन कौन से रहे हैं, क्या रहे हैं प्रमुख शासक। वैसे तो 20 से अधिक इनके शासक हैं, लेकिन महत्वपूर्ण शासक ही देखेंगे। इसके बाद जो है आपको ध्यान देना चाहिए कि इनका जो है साहित्य में क्या योगदान रहा है, कलचुरी वंश के शासकों का जो है साहित्य में योगदान क्या रहा है। इसके बाद आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनका जो है स्थापत्य में क्या योगदान रहा है, क्या रहा है, स्थापत्य में क्या योगदान रहा है। और इसके बाद जो है आपसे बनना चाहिए एक जो है निष्कर्ष बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, निष्कर्ष बनना चाहिए। अगर इतनी जानकारी पता है तो चाहे वो 10 नंबर का प्रश्न हो, चाहे 7 नंबर का प्रश्न हो, आप जो है काफ़ी हद तक जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए कितने पॉइंट हो रहे हैं आपके, तो आप कहेंगे सबसे पहला पॉइंट जो है ये हो रहा है, दूसरा जो है समय वाला हो जाएगा, तीसरा जो है क्षेत्र हो जाएगा, चौथा राजधानी वाला हो जाएगा, पांचवा जानकारी को हो जाएगा, छठवां प्रमुख शासक हो जाएगा, सातवां जो है साहित्य हो जाएगा, आठवां जो है स्थापत्य हो जाएगा,
9वां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10वां। तो 10 पॉइंट हो गए और 10 नंबर के प्रश्न के लिए 10 पॉइंट क्या होते हैं, काफ़ी होते हैं। अगर आपको और डिटेल करना है तो इनके जो है प्रमुख शासक बता दीजिएगा, कौन कौन से प्रमुख शासक बता सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर बताएंगे वामराज का नाम बताएंगे, किसका नाम बताएंगे, वामराज का नाम बताएंगे, जो कि एक संस्थापक के तौर पर है। फिर आप क्या बताएंगे, कोक्कल प्रथम का नाम बताएंगे, किसका नाम बताएंगे, कोक्कल प्रथम का नाम बताएंगे। देन इसके बाद जो है आप जो है युवराज युवराज देव प्रथम का नाम बताएंगे, किसका नाम, युवराज देव प्रथम का नाम बताएंगे। देन इसके बाद जो है युवराज देव प्रथम के बाद में जो है आप कम से कम गांगेय देव का नाम ध्यान रखेंगे, और गांगेय देव के बाद में जो है आप किसका नाम ध्यान रखेंगे, लक्ष्मीकर्ण का जो है नाम ध्यान रखेंगे, किसका, लक्ष्मीकर्ण का नाम ध्यान रखेंगे। और लक्ष्मीकर्ण के बाद में जो है आप बहुत सारे शासक इग्नोर कर सकते हैं, अंतिम शासक जो है त्रैलोक्य वर्मन, किसका, त्रैलोक्य वर्मन का जो है नाम ध्यान रख सकते हैं, त्रैलोक्य वर्मन। अभी हम ये सभी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, मैं एक अभी आपको तरीका बता रहा हूँ। तो इतनी बातें क्या है लिख देते हैं। ये लो, अगर 7 नंबर में ऐसा प्रश्न आ जाता है, सिर्फ ये गोला बना करके और थोड़ा डैश करके इनमें कीवर्ड बस डाल देते हैं ना, तब भी आपको जो है 3.5 नंबर मिल जाएंगे। ये कम समय में चीज़ें जो है ज़्यादा चीज़ें लिखने का तरीका है। इनके साहित्य में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, राजशेखर का नाम बता सकते हैं, जो कि फेमस क्या है, संस्कृत नाटककार हैं, फेमस जो राजशेखर का नाम बता सकते हैं। कवि विद्यापति का नाम बता सकते हैं, किसका, कवि विद्यापति का नाम। बिल्हड़ एक जो प्रसिद्ध विद्वान थे, बिल्हड़, ठीक है, बिल्हड़। तो ये जो है 3 विद्वानों के नाम बता सकते हैं, उनकी रचनाएं याद कर सकते हैं। स्थापत्य में जो आप क्या कर सकते हैं, 64 योगिनी मंदिर बता सकते हैं, जो भेड़ा घाट में 64 योगिनी मंदिर बता सकते हैं। इसके अलावा आप जो है दमोह का नोहलेश्वर मंदिर बता सकते हैं, नोहलेश्वर मंदिर बता सकते हैं। इसके अलावा शहडोल का आप जो है विराटेश्वर मंदिर बता सकते हैं, शहडोल का विराटेश्वर मंदिर बता सकते हैं। तो ये जो है कुछ खास खास, गोलकी मठ जो है युवराज देव प्रथम का हो जाएगा, कर्णावती नगरी हो जाएगी, अमरकंटक के मंदिर हो जाएंगे। तो ये जो है इसका क्या है, एक शॉर्ट वो है। चलिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं, और साथ ही में आप क्या करेंगे, एक छोटे से मैप में जो है ब्रांचों को दिखा देंगे कि यहाँ यहाँ पर इन्होंने शासन किया है। ठीक, चलिएगा, काफ़ी समय ले लिया, अब ये जो है आपको समझाया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी बताया था आपको कि जो है आंसर राइटिंग क्या होती है। एक जो है एडवांस लेवल की आंसर राइटिंग जो है बहुत सारी चीज़ों का जो है बनने के बाद तैयार होती है। क्योंकि अभी आपसे सब कुछ नहीं बन रहा है, तो एक एक टॉपिक की आंसर राइटिंग सीख रहे हैं, तो एक एक टॉपिक की जो है सभी चीज़ें सीख लीजिएगा, फंडामेंटल सीख लीजिएगा, देन उसके बाद जो क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिएगा साथियों, अगर मज़ा आ रहा है तो क्लास को क्या करना है, नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और ये जो यहाँ पर लिख रहा हूँ सब कुछ जो ये लिखा हुआ है, उसका PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और यदि आप आंसर राइटिंग के लिए जो है जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 9691113865 है, इस नंबर पर क्या करेंगे, व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, MPPSC मेंस आंसर राइटिंग करके, वहाँ पर जो है आपको क्या किया जाएगा, उसके सपोज बता दिया जाएगा। चलिएगा अब देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के बाद जो कलचुगियों का उदय हुआ, तो वही बात लिखी हुई है कि 5वीं 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो है विकेंद्रीकरण के दौर में या अस्थिरता के दौर में जो है कई राजवंशों का उदय हुआ। अब देखना, अगर प्रश्न 7 नंबर का आता है तो ये परिचय आप क्या कर सकते हैं, ज्यों का त्यों जो है चिपका सकते हैं कि 5वीं 6वीं शताब्दी में गुप्त राज साम्राज्य के पतन के बाद जो है विकेंद्रीकरण के दौर में जो है यह राजवंश स्थापित हुआ। अगर यही प्रश्न जो है 10 नंबर में है तो क्या कहेंगे, 5वीं 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद विकेंद्रीकरण के या अस्थिरता के दौर में अनेक राजवंशों का क्या हुआ, उदय हुआ। उन राजवंशों में से एक राजवंश था कौन, कलचुरी राजवंश, जिनका शासन क्षेत्र जो है महाकौशल क्षेत्र के आसपास में रहा है। इन कलचुरियों की जो है बहुत सारी शाखाएं रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है गिनी चुनी 2 शाखाएं थीं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कलचुरियों की कितनी शाखाएं थी, तो आप क्या करेंगे, शायद 2 नंबर में यही प्रश्न आ जाए, तो 2 शाखाएं ध्यान रखना, पहली सी महिष्मती शाखा और दूसरी थी जो है त्रिपुरी शाखा जो थी, ये क्या थी, मध्य प्रदेश में इनकी 2 शाखाएं थी। लेकिन अन्य क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर इनकी शाखाएं थी, तो ध्यान से देखेंगे, कलचुरी वंश की शाखाएं जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है विदर्भ में, विदर्भ कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, कलिंजर में भी जो है एक इनकी शाखा थी, सरयू पार में भी इनकी क्या थी, एक शाखा थी, दक्षिणी कौशल छत्तीसगढ़ में भी इनकी शाखा थी, और कर्नाटक में जो क्या भी क्या थी, इनकी शाखा थी। तो ये अन्य शाखाएं हैं, लेकिन
आप जो है यहीं तक इनमें सीमित रहिएगा, क्योंकि जो है मध्य प्रदेश का हम इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में जो है मध्य प्रदेश की शाखाओं पर क्या करना है, आपको गौर करना है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी शाखा ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है कलचुरी शाखा, जो कि कहाँ पर थी, त्रिपुरी में थी, और दूसरी कौन सी थी, महिष्मती शाखा। इनमें से अगर बात किया जाए प्राचीनतम शाखा कौन सी थी, महिष्मती शाखा थी। कलचुरी वंश का अध्ययन जो है मध्य प्रदेश के प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं। दो शाखाएं थी, कौन कौन सी शाखाएं थी, दो, ये आप कहेंगे, एक जो है त्रिपुरी शाखा थी, और एक कौन सी थी, एक जो है महिष्मती शाखा थी, और एक जो है कलचुरी शाखा थी। तो महिष्मती शाखा का संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। महिष्मती शाखा से ध्यान रखना, अधिकतम प्रश्न क्या हो सकता है, 7 नंबर का हो सकता है, इससे ज़्यादा जो है नहीं पूछा जाएगा, या फिर 2 नंबर के जो है छोटे प्रश्न हो सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, महिष्मती शाखा जो है कहाँ पर शासन कर रही थी, तो आप क्या बताएंगे कि क्षेत्र बताएंगे, महेश्वर, ओंकारेश्वर और मंडला में क्या था, जो है महिष्मती शाखा का जो है शासन था। और ध्यान रखना, यह जो है मध्य प्रदेश की कलचुरियों की शाखा में से क्या थी, सबसे प्राचीनतम जो क्या हुआ करती थी, शाखा हुआ करती थी। ये कई बार प्रीलिम्स में प्रश्न आ जाता है कि प्राचीनतम शाखा कौन सी है, आप कहेंगे महिष्मती शाखा है। इनमें जो है कुल मिलाकर के आपको कितने शासक ध्यान रखना है, 3 शासकों के जो है नाम ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है, दूसरा ध्यान रखना है, और तीसरा ध्यान रखना है। पहले शासक में जो है आप किसका ध्यान रखेंगे, कृष्णराज का नाम ध्यान रखेंगे, दूसरे में जो है शंकरगढ़ का नाम ध्यान रखेंगे, और तीसरे में जो है बुद्धराज का नाम जो है ध्यान रखेंगे। कृष्णराज को क्या ध्यान रखना है, ये जो है क्या थे, संस्थापक थे। अब देखिएगा, अगर यह जो 7 नंबर में प्रश्न आता है, तो आपको कम से कम 5-6 पॉइंट पता होना चाहिए। तो आप क्या बता पाएंगे, पहला पॉइंट जो है क्षेत्र बता पाएंगे, ठीक है। दूसरा जो है पॉइंट आप क्या बता सकते हैं, समय बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है आप क्या बता सकते हैं, इनकी जो है राजधानी बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, राजधानी बता सकते हैं। चौथा पॉइंट जो है आप क्या कर सकते हैं, संस्थापक बता सकते हैं, कि कृष्णराज जो है इसका क्या था, वास्तविक संस्थापक था, जबकि किसने इसको उदय किया था, इस वंश, इसके बारे में जो है कई विद्वानों में क्या देखने को मिलता है, विवाद देखने को मिलता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो कौन था, कृष्णराज था। वह जो किसके भक्त थे, पशुपति शिव के जो है अनन्य भक्त हुआ करते थे। इन्होंने जो है चांदी के जो है सिक्के चलवाए थे, रजत मुद्रा चलवाई हुई थी, तांबे के भी चलवाए थे, और शीशे के सिक्के भी जो है हमें देखने को मिल जाते हैं, किसके, कृष्णराज के। और इनका पुत्र फिर कौन है, शंकरगढ़ शासक हुआ, और उसने ताम्रपत्र में जो है 2 समुद्रों के मध्य का स्वामी कहा गया है। क्या कहा गया है, यानी कि जो है इस व्यक्ति को क्या कहा गया है, जैसे इधर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, और इधर जो है अरेबियन सी हो जाएगा। तो इन दोनों के मध्य का स्वामी इसे जो है यहाँ के आसपास का शासक क्या है बताया गया है, इनके बीच का शासक बताया गया है, 2 समुद्रों के मध्य का स्वामी बताया गया है। बुद्धराज की बात करते हैं, ये क्या था, अंतिम ज्ञात शासक था, किसका, महिष्मती शाखा का जो है अंतिम ज्ञात शासक है। इसके समय पर क्या होता है, चालुक्य शासक मंगलेश का जो है आक्रमण होता है। क्या होता है, चालुक्य शासक मंगलेश का जो है आक्रमण होता है। तो जो भी कलचुरी के जो इनके वंशज वगैरह थे, तो ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, और कहाँ जो है जबलपुर के आसपास में जो है बस जाते हैं, और वहाँ पर जो है एक नई शाखा का उदय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिपुरी शाखा के नाम से जो है जानते हैं। चलिएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या देखा, तो जो इनकी कलचुरियों की जो है पुरानी शाखा थी, जिसका नाम था महिष्मती शाखा, उसके बारे में हमने क्या किया है, पढ़ा है, समझा है। अब हम बात करते हैं इनकी नई शाखा त्रिपुरी शाखा की हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अभी आपने जो है क्या समझा, अभी आपने समझा कि जो पुरानी शाखा थी, क्या थी, इनकी जो है पुरानी शाखा थी, जिसका नाम क्या था, महिष्मती शाखा। क्या नाम था, महिष्मती शाखा जो है पुरानी शाखा का नाम था। और महिष्मती शाखा के जो है एक शासक थे, जिनका नाम था क्या, बुद्धराज। क्या नाम था, बुद्धराज। और बुद्धराज के समय पर क्या होता है, आप जानते हैं कि जो है चालुक्य शासक जो है मंगलेश का आक्रमण होता है। क्या होता है, मंगलेश का आक्रमण होता है। तो उस आक्रमण से ये प्रभावित होकर के जो है क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्रों में आ जाते हैं, और वो दूसरा क्षेत्र कौन सा था, त्रिपुरी क्षेत्र था। तो यहाँ पर जो है त्रिपुरी शाखा का जो सबसे पहला शासक होता है, वामराज देव जो है पहला शासक होता है, और इसी को जो क्या कहा जाता है, वामराज भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, वामराज भी कह देते हैं। वामराज, या कई जगह वापराज भी जो है लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, वापराज। तो ये क्या था, इनका जो है त्रिपुरी शाखा का जो है शुरुआती या पहला शासक था। और
इन्होंने जो है वंश की शुरुआत की हुई थी, परंतु जो है योग्य शासक नहीं थे, ऐसे मतलब नॉर्मल शासक थे। तो वामराज देव, फिर इनके बाद में जो है शंकरगढ़ प्रथम, लक्ष्मण राज, और फिर जो आता है शासक जो कौन आता है, कोक्कल प्रथम जो है इनके बाद शासक आता है। कौन आता है? कोक्कल प्रथम आता है। तो कोक्कल प्रथम कौन था? एक जो है इसे क्या कहा जाता है, इस वंश का जो है वास्तविक संस्थापक के तौर पर जानते हैं। क्या जानते हैं? इन्हें जो है त्रिपुरी के कलचुरी शाखा का जो है क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है। किसको? कोक्कल प्रथम को। इस बात को ध्यान रखिए। अब कोक्कल प्रथम है तो हो सकता है आपसे 7 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाए, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, कोई भी शासक अगर आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, अगर इनमें से पूछ सकता है तो बहुत ज़्यादा तो आपके पास में दिमाग नहीं है। अरे ऐसा नहीं है भाई, बहुत दिमाग है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 2 नंबर का प्रश्न पूरा करने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, तो वो सभी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि वामराज देव आ गया तो क्या बता सकते हैं? ठीक है, तो पहला शासक है, एक फैक्ट आपको जैसे यहाँ पर बता सकते हैं कि ये क्या था, पहली बात जो है संस्थापक था इस वंश का। ठीक है, संस्थापक था। अब इनका शासन कहाँ पर था? क्षेत्र बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बताइए। किसी भी शासक का हो भाई, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कमजोर हो, चाहे योग्य हो, तो उसका शासन क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर उसकी राजधानी होगी कि नहीं होगी? क्या होगी? उसकी राजधानी होगी कि नहीं होगी? और वह किसी न किसी वंश का शासक होगा कि नहीं होगा, अगर शासक है तो। इतनी 4 चीज़ें जो है हमेशा क्या है, एक शासक के बारे में बता सकते हैं। अब जैसे लक्ष्मण राज प्रथम आ गया, मुझे नहीं पता इनके बारे में कुछ, तो मैं क्या करूँगा, पहली बात बताऊँगा संबंधित वंश, फिर बताऊँगा कि शासन क्षेत्र, फिर बताऊँगा इनकी क्या, राजधानी। अगर मुझे थोड़ा मोड़ा ध्यान आ रहा है कि मतलब कुछ है विशेष बातें हैं तो भी बता दूँगा, वरना 3 जानकारी मैंने क्या कर दिया, दे दिया। तो ऐसे ही करना है, बस ये ध्यान रखना कौन शासक किसका है। ठीक है, तो वामराज देव हो गया, शंकरगढ़ हो गया, लक्ष्मण राज हो गया, कोक्कल प्रथम हो गया। हम कोक्कल प्रथम के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, 4-5 बातें, ताकि जो है 7 नंबर का प्रश्न भी कवर हो जाए, 2 नंबर का भी हो जाए। तो पहली बात ध्यान रखना है, इनका शासन क्षेत्र जो कोक्कल प्रथम या किसी भी कलचुरियों का था वो कहाँ पर था, डाहाल देश में था। ध्यान रखना, प्रीलिम्स में आ जाता है ये कि जबलपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, डाहाल कहा जाता है। डाहाल देश या चेदी प्रदेश में, जो कि जबलपुर के आसपास का जो है क्षेत्र है, वहाँ पर क्या था, इनका शासन था। ठीक है, इनका संस्थापक कौन था, वामराज देव, और इनकी राजधानी क्या हो जाएगी, त्रिपुरी हो जाएगी। त्रिपुरी कहाँ पर है, जबलपुर में है। कई बार यही प्रश्न आ चुका है कि त्रिपुरी की पहचान वर्तमान में किस क्षेत्र से की जाती है, तो ध्यान रखना जबलपुर क्षेत्र से। कोक्कल प्रथम के बारे में ध्यान रखना, कोक्कल प्रथम जो है बड़ा कूटनीतिज्ञ शासक था, थोड़ा थोड़ा क्या है, दिमाग लगाने वाला शासक है। तो इसने चंदेल राजकुमारी क्या किया, नट्टा देवी से जो है क्या कर लिया, विवाह कर लिया। क्या कर लिया, चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी से जो है विवाह कर लिया। अब नट्टा देवी कौन थी, राजा हर्ष की पुत्री थी। हर्षवर्मन जो चंदेल शासक हुआ है, उनकी क्या थी, पुत्री थी। कौन? नट्टा देवी। अब देखना, इस समय पर जो शक्तिशाली है मध्य प्रदेश के, उसके क्षेत्र में, अगर मैप में यहाँ पर देखोगे, ये मैप है, इसमें देखोगे तो यहाँ पर तो ठीक है भाई, ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, कलचुरियों का क्षेत्र हो गया, कलचुरियों का क्षेत्र हो गया ये वाला। लेकिन जो इस वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, ये किसके कंट्रोलों में है, चंदेल शासकों के जो है कंट्रोल में क्या है, ये वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ वाले क्षेत्र में देखेंगे, यहाँ वाले क्षेत्र में तो गुर्जर प्रतिहार यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इधर जो नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन देखने को मिल जाएंगे, राष्ट्रकूट देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छा कूटनीतिक शासक कौन होता है। और इधर जो है उड़ीसा में भी क्या था, इस समय पर शासन चल रहा था, तो उड़ीसा में भी शासक थे। कूटनीतिक शासक कौन होता है, जो क्या करे, अपने पड़ोसी राज्यों से संबंध अच्छे से बना ले, मैत्री संबंध। क्योंकि खतरा किससे होता है, पड़ोसियों से होता है, उस समय पर पड़ोसी राज्यों से होता है। तो क्या किया, कोक्कल प्रथम ने चंदेल जो है राजकुमारी नट्टा देवी से क्या कर लिया, मतलब अपनी बेटे बेटी का जो भी है वैवाहिक संबंध जो है स्थापित कर लिया, जो कि हर्ष की पुत्री थी। तो इस बात को क्या करना, आप ध्यान रखना। अर्थात मूल्यांकन में कह सकते हैं कि वह एक योग्य शासक ही नहीं, बल्कि वह कूटनीतिज्ञ था, जिसने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए तात्कालीन चंदेलों से जो है क्या किए, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से मतलब अपने राज्य को जो क्या किया, सुरक्षित किया। अब खतरा इसे किससे है, इस साइड से है और इस साइड से है। तो आगे के जो कलचुरी शासक होंगे, इनसे भी क्या कर लेंगे, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे। चलिएगा, वो जैसे जैसी स्थिति होती थी उस हिसाब से करते थे। तो पहली बात क्या किया, कोक्कल प्रथम, इनका जो समय है वो शासनकाल कब तक है, 850 से 890 के बीच में है। चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी से क्या कर लिया, इन्होंने विवाह कर लिया। और कर्नाट जो कि राष्ट्रकूट जो थे, यहाँ पर राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे, और जो प्रतिहार भोज प्रथम यानी कि मिहिर भोज से भी क्या किए, इन्होंने जो है अच्छे मैत्रीपूर्ण जो है संबंध क्या कर लिए, स्थापित कर लिए।
तो इनसे क्या समझ में आता है कि कोक्कल प्रथम जो है एक योग्य शासक ही नहीं, जबकि वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी था, जिसने जो है चारों ओर से बेहतर संबंध स्थापित करके अपने राज्य को क्या किया, सुरक्षित प्रदान किया। और जब राज्य बाहर से सुरक्षित होता है तभी जो है आंतरिक स्थिति पर ध्यान दिया जा सकता है, वैसा ही कोक्कल प्रथम ने किया। और इन्होंने क्या किया, उपाधि धारण की। कौन कौन सी? त्रिलंगाधिपति की उपाधि जो है धारण की। राजशेखर के संस्कृत नाटक विद्यासाल बंदिका से जो है इस बात की में पुष्टि होती है। चलिएगा, तो ये जो है हो सकता है 7 नंबर में आ जाए, वरना 2 नंबर में आने के चांस जो क्या है इसके ज़्यादा हैं, तो आप ध्यान रखना इनके बारे में। तो अगर जो इनका पूछता है, क्या पूछता है, मूल्यांकन टाइप का पूछता है कि भाई कोक्कल प्रथम को जो है प्रथम योग्य शासक के रूप में क्या कीजिएगा, स्थापित कीजिएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें क्या क्या बता सकते हैं। कोक्कल प्रथम, ठीक है, कोक्कल प्रथम में जो है बता सकते हैं। तो आप अगर 7 नंबर में प्रश्न आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट में आपके पास में क्या है, कमी है। क्या दोगे, एक छोटा सा जो है क्या दोगे आप, परिचय दोगे। फिर बताओगे वंश का जो है प्रथम प्रतापी शासक बताओगे। क्या बताओगे, वंश का प्रथम योग्य शासक बताओगे, प्रथम योग्य शासक। देन इसके बाद में जो है आप बताओगे कि इसे क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं उसके पीछे तर्क दोगे, और उन तर्कों में देखो इनके क्या है मतलब राज्यों से संबंध जो है इनके क्या बताओगे। इसमें जो है आप 2-3 लाइनें क्या है स्पेस लो लोगे, राज्यों से जो है संबंध स्थापित करने में जो है क्या था, यानी कि यह एक कुशल। और इसमें बताओगे कि चंदेलों से इनके क्या संबंध थे, राष्ट्रकूटों से क्या संबंध थे, भोज प्रतिहार से जो है क्या संबंध थे। और अंत में जो है इसी में एक लाइन में जो है अंत में बताओगे कि अतः कोक्कल प्रथम एक क्या था, कूटनीतिज्ञ शासक था। क्या था, कूटनीतिज्ञ जो है शासक था। इसमें जो है उनकी एक उपाधि का भी क्या कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है कोक्कल प्रथम के बाकी बता सकते हैं कि इनका जो है क्षेत्र कहाँ पर शासन था, इनकी राजधानी कहाँ पर थी, ये पॉइंट तो बता ही सकते हैं जब स्पेस बनना हो। इन सब चीज़ों को मिला करके आप 7 नंबर का प्रश्न जो है पूरा कर सकते हैं। चलिएगा, अगले प्रश्न की जो है हम बात कर लेते हैं। अगला जो हमारे पास में क्या है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, युवराज देव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, युवराज देव की बात करते हैं। और युवराज देव निसंदेह एक क्या था, बहुत योग्य शासक था। और उसके समय पर जो है जितनी सैनिक उपलब्धियां हैं, उन सैनिक उपलब्धियों से कहीं ज़्यादा जो है उसके समय पर का जो आपका महत्वपूर्ण जो कार्य है, उनके समय का महत्वपूर्ण कार्यों में से साहित्यिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जो है ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, किसका समय, युवराज देव का समय। युवराज देव कौन है, तो आप कहें कलचुरी वंश का जो है एक शासक है, जो कि काफ़ी योग्य शासक है। अगर ध्यान करेंगे तो इनको जो है क्या कहा गया है, केयूर वर्ष या फिर कर्पूर वर्ष भी कहा गया है। और ये जो है इनके दरबार में जो एक विद्वान रहता था जिनका नाम था राजशेखर, और राजशेखर ने जो है एक रचना लिखी थी जिनका नाम था कर्पूर मंजरी। ठीक है, क्या लिखा था, कर्पूर मंजरी। उसी में जो है क्या कहा गया है, केयूर वर्ष जो है कहा गया है। तो युवराज देव क्या था, एक योग्य मतलब शासक भी था। 915 से लगाकर 945 तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। इनके समय पर देखें तो सैन्य विजय भी जो इनके समय पर जो है काफ़ी रही हैं, तो लेकिन उतनी ज़्यादा जो है सैन्य विजय महत्वपूर्ण नहीं है। इन्होंने क्या किया, प्रतिहारों से भी जो है युद्ध किया। इन्होंने जो है उड़ीसा से भी युद्ध किया। इन्होंने जो है बंगाल के जो गौंड शासक थे उनसे बंग भाग से भी क्या किया, आक्रमण किया वहाँ पर भी। और जो है चंदेलों से भी जो क्या है संघर्ष किए। राष्ट्रकूट शासकों से भी जो क्या है वैवाहिक संबंध स्थापित किए। लेकिन इनके समय का जो है 7 नंबर में ध्यान रखना कि वह एक योग्य शासक होते हुए भी वह जो है कला पक्ष के ज़्यादा जो है पक्षधर हमें नजर आते हैं। इनके समय पर जो क्या बनवाया गया था, 64 योगिनी मंदिर बनवाया गया। इन्होंने क्या किया था, ये गुजरात के जो चालुक्य शासक थे, ठीक है, गुजरात के चालुक्य शासक अवनी वर्मा। क्या नाम था, गुजरात के जो चालुक्य शासक थे उनका नाम था अवनी वर्मा। और अवनी वर्मा की जो है पुत्री थी जिसका नाम था रानी नोहला। क्या नाम था, रानी नोहला। रानी नोहला से क्या किया था, इन्होंने जो है विवाह किया था। किसने, युवराज देव ने जो है रानी नोहला से विवाह किया था। और इन्हीं नोहला की जो है यूँ मान लीजिएगा पटरानी इनको बनाया हुआ था।
और उन्हीं के जो है स्मृति में कहिए या उनकी इच्छा पर कहिए, इन्होंने क्या किया था, नोहलेश्वर मंदिर जो है बनवाया हुआ था। और कहाँ पर बनवाया हुआ था, दमोह में जो है नोहलेश्वर मंदिर बनवाया हुआ था, पत्नी नोहला देवी के जो है आग्रह पर बनवाया हुआ था। इसके अलावा इन्होंने जो है 64 योगिनी मंदिर बनवाया था, और ये जो है कहाँ पर स्थित है, भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। ध्यान रखना, ये 64 योगिनी मंदिर जो है मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो ये आपका ये मंदिर जो है मतलब भगवान शंकर और पार्वती को जो है उनकी सहित जो वैवाहिक अवस्था थी, जब भगवान शिव जो है अपने असली रूप में जो है उसमें नंदी में सवार होकर के जाते हैं, तो वैसी ही जो है इनकी प्रतिमा अंदर बनी हुई है कि नंदी के ऊपर जो है माता पार्वती और जो है भगवान शिव बैठे हुए हैं। और वहीं पर जो है इन्होंने क्या बनवाया था, एक गोलकी मठ बनवाया हुआ था जबलपुर में, शैव सन्यासियों के लिए, जो शैव धर्म के सन्यासी थे उनके सन्यासियों के लिए जो है इसका निर्माण करवाया था। और इसकी खर्चा पूर्ति के लिए जो है 3 लाख वार्षिक आय, जितने मतलब कुछ गांव ऐसे दे दिए थे दान में जिनकी आय 3 लाख रुपए होती थी, उनको जो है इसके लिए दान कर दिया था। नोहलेश्वर मंदिर बनवाया हुआ था। विराटेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव संबंधित शहडोल सुहागपुर में जो है बनवाया हुआ था। तो ये ध्यान रखना, अपने आप में जो क्या कर सकते हैं, यही जो है 7 नंबर के हो सकते हैं। 7 नंबर की कॉपी में आधा पेज रहता है भाई, आसानी से भर सकते हो। और साहित्य के क्षेत्र में देखें तो आप कहेंगे कि राजशेखर नामक विद्वान को जो अपने दरबार में क्या दिया, संरक्षण दिया। राजशेखर की बहुत सी रचनाएं हैं, ध्यान रखना, थोड़ी सी जो है आप समझ लीजिएगा भाई राजशेखर के बारे में। ये राजशेखर व्यक्ति जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जो है महेंद्रपाल, किसके, महेंद्रपाल, महेंद्रपाल और महिपाल, इनके भी क्या था, दरबार में था। और यहाँ पर जो इन्होंने रचनाएं लिखी हुई थी, बाल भारत, बाल रामायण जो है इन्होंने क्या लिखी थी, रचनाएं लिखी हुई थी। और फिर बाद में जो है कलचुरियों के यहाँ पर आ गए तो राजशेखर जो है यहाँ पर विद्वसाल भंजिका, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी, ये जो क्या करते हैं, ऐसी रचनाएं लिखते हैं। कर्पूर मंजरी इसमें जो है कलचुरियों के बारे में बताते हैं। तो ये जो है क्या हो जाएंगे, राजशेखर साहब हो जाएंगे। तो युवराज देव ध्यान रखना, और युवराज देव को जो है इन्हीं राजशेखर ने क्या कहा हुआ है, उज्जैनी भुजंग भी कहा हुआ है। क्या कहा हुआ है, उज्जैनी भुजंग भी कहा हुआ है, प्रीलिम्स में कई बार आ जाता है उज्जैनी भुजंग। और इन्हीं को केयूर वर्ष और कर्पूर वर्ष भी जो है कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे युवराज देव। तो इनका काल जो है सैन्य विजयों से अधिक कहीं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। इस बात को भी क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, और अगला बात है हमारे पास में कलचुरियों के जो है अगले शासक रहते हैं। मैं फिर से बता दूं, कम से कम 25 शासक जो है इसमें क्या है मिले हुए हैं, लेकिन 25 शासक जो है आप ना कर पाएंगे, भूल जाएं, क्योंकि अपने आप में जो बहुत इतिहास होता है, तो जो भी खास खास शासक है उनके ध्यान रख लेते हैं। तो युवराज देव के बाद में जो है आप लक्ष्मण राज द्वितीय और शंकरगढ़ तृतीय का नाम जो क्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अंतर इन्होंने भी जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो लक्ष्मण राज द्वितीय को देखेंगे तो इन्होंने जो है अपने पिता के समान जो है यानी युवराज देव के समान जो है क्या किया, विस्तारवादी नीति अपनाई। कौशल जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, उड़ीसा को जो है पराजित किया। उड़ीसा के राजा से जो है कालिया नाग की स्वर्ण व रत्न जयत मूर्ति जो है छीन ली। इनके मंत्री जो है सोमेश्वर द्वारा कटनी में जो है विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया। धार्मिक नीति जो है परम रूप से शैव उपासक थे, लेकिन जो है सांप्रदायिक सहिष्णुता अपनाई। ध्यान रखना, कलचुरी वंश के ज़्यादातर शासक जो है, अधिकांश शासक जो है किस धर्म से संबंधित थे, शैव धर्म का जो है समर्थन करते थे। युवराज देव भी ऐसे थे। शंकरगढ़ वैष्णव भक्त थे, संक्षिप्त शासनकाल था इनके बाद जो युवराज देव, कोई खास बात ना है, बस इतना ध्यान रखना कि जैसे 2 नंबर में आता है तो वही तरीका अपनाना, और जैसे 2 नंबर में लक्ष्मण राज द्वितीय आया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो है ये क्या कर सकते हैं, काली नाग की से रत्न जयत मूर्ति है, इनको इसे शब्द जो है कुछ डाल सकते हैं ताकि विशेष हो जाए, वरना एवरेज भी लिख सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो है गांगेय देव क्या है, एक बहुत योग्य शासक है। कलचुरी वंश का शासक जो कौन है, गांगेय देव के कलचुरी सत्ता का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कलचुरी शासकों का जो है समय के जो है सबसे महान शासकों में से एक है कौन, और इन्हें जो क्या कहते हैं स्वर्ण युग के रूप में इनके समय को जानते हैं। 1015 से लेकर 1041 तक जो है किसने शासन किया, गांगेय देव ने शासन किया। शुरुआत से आपने देखा खास शासकों में कि एक जो शासक आपने देखा कोक्कल प्रथम देखा, क्या देखा, कोक्कल प्रथम देखा। और कोक्कल प्रथम के बाद जो आपको पढ़ना चाहिए उन शासकों में जो है आप नाम देखा युवराज देव का, किसका नाम देखा, युवराज देव का। युवराज देव के बाद जो है लक्ष्मण तृतीय और दुनियादारी के शासक आए, फिर बाद में शासक आता है कोक्कल द्वितीय शासक आता है। और कोक्कल द्वितीय का जो पुत्र था कौन, गांगेय देव।
कौन था? गांगेय देव। अब गांगेय देव के बारे में ध्यान रखिएगा। पहली बात तो इनका ध्यान रखना, स्वर्णयुग कहते हैं इनके समय को। किस वंश का? कलचुरी वंश का। इसका मतलब है कलचुरी शासकों में जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों में इनका जो समय था मतलब वो चहुयामी विकास का समय था। 1015 से 41 तक इनका समय हो जाएगा। देखिएगा, जो ये थे कोक्कल द्वितीय के पश्चात शासक बने। ये कलचुरी वंश के सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासकों में क्या थे? एक थे। ध्यान रखना, क्या थे? सबसे शक्तिशाली शासकों में एक थे। इनकी उपाधियां ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाधि है। विक्रमादित्य की जो है इन्होंने क्या किया था, जो है उपाधि धारण की थी। इनके सिक्कों पर जो है ये उपाधि देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जित विश्व की भी उपाधि धारण की हुई थी, यानी कि विश्व विजय। चंदेल अभिलेखों के अनुसार जो है इसने जित विश्व की उपाधि धारण की हुई थी। तो 2 उपाधियां इनकी ध्यान रख लेना। सैन्य सफलताएं, इन्होंने जो है उड़ीसा पर क्या किया? विजय किया। चंदेलों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर उत्तर भारत में क्या किया? इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। वाराणसी को भी अपने साम्राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया। तो 3 जो है इनकी क्या ध्यान रखेंगे? सैन्य सफलताएं, उड़ीसा और गंगा यमुना दोआब और जो है वाराणसी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्होंने जो है गांगेय देव ने क्या चलवाई थी? स्वर्ण सिक्के चलवाए हुए थे। सर्वप्रथम जो है सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलाने वाले सिक्के जो है भारी मात्रा में जारी किए। सिक्कों को जो है टंक या गद्याणक का जो कहा जाता था। तो ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स में जो है प्रश्न आ जाता है, कलचुरी वंश का पहला शासक कौन था जिसने जो है सिक्के चलवाए हुए थे? तो वो कौन था? यानी कि त्रिपुरी शाखा में पहला शासक कौन था? गांगेय देव था। और इस बात को भी ध्यान रखना, 2 नंबर में शब्द हो सकता है। गद्याणक क्या है? तो ध्यान रखना, जो गांगेय देव जो है कलचुरी वंश का शासक है, उसके द्वारा जो सोने के सिक्के चलवाए गए थे उन्हें क्या कहा जाता है? गद्याणक कहा जाता है। उन्हीं को टंक भी जो है कहा जाता है। तो टंक या गद्याणक क्या है? उसके द्वारा चलवाए गए सोने के सिक्के हैं। और एक क्या ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट इनकी उपाधि का हो गया, एक पॉइंट जो है इनके सिक्कों का हो गया, एक पॉइंट इनकी क्या हो गया? सैन्य सफलताएं हो गई। और एक पॉइंट जो है आप क्या कर सकते हैं? उत्तराधिकारी से बना सकते हैं। किसके उत्तराधिकारी थे और मतलब सबसे शक्तिशाली शासकों में एक थे। बाकी फिर वही नियम जो है आप अपनाएंगे। एक पॉइंट जो है आप ये बता सकते हैं कि अंततः कैसे हुआ इनका अंत? प्रयाग में जो है, प्रयागराज में अक्षय वृक्ष के नीचे जो क्या कर लिया इन्होंने? शिव आराधना करते हुए जो क्या कर लिए? अपनी समाधि ले ली और वहीं पर क्या कर लिए? प्राण जो है त्याग दिए। कहाँ पर प्राण त्यागे हुए थे इन्होंने? जो है प्रयागराज में त्यागे हुए थे। तो चलिएगा, इतनी बातें ध्यान रखना किसके बारे में? गांगेय देव के बारे में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला है हमारे पास में, इस राजवंश का जो है सबसे प्रतापी शासक, ठीक है, कलचुरी वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक है, जिसका नाम है क्या? कर्ण, या इन्हीं को कह देते हैं लक्ष्मीकर्ण। और इन्हें कहा जाता है हिंद का नेपोलियन। कई बार जो है प्रीलिम्स में प्रश्न आ चुका है कि हिंद का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? कलचुरी वंश के शासक जो है कर्ण को क्या कहा जाता है? लक्ष्मीकर्ण को इनका नेपोलियन कहा जाता है, हिंद का नेपोलियन। इनका साम्राज्य आप देखेंगे तो आप समझ जाएं कि निश्चित रूप से क्या थे, ये एक जो है बहुत ही योग्य शासक थे, ठीक है। इनके साम्राज्य के क्षेत्र में देखेंगे तो इधर देखेंगे ये त्रिपुरी का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर, लेकिन इनका क्षेत्र लगभग जो क्या था भाई, इतना विशाल जो है इन्होंने क्या कर लिया था? क्षेत्र कर लिया था, ठीक है। इतना विशाल जो है क्षेत्र कर लिया था इन्होंने भाई। चोल राज्यों को भी जो पराजित किया था, जी हाँ, राजराज चोल का आपने नाम सुना होगा। राजराज चोल, राजराज प्रथम जो है या राजाधिराज प्रथम चोल, जो राजेंद्र प्रथम के क्या थे? पिता थे। उनको जो क्या किया था? इसने पराजित किया था। निश्चित रूप से राजराज चोल जो है बहुत शक्तिशाली शासक था दक्षिण भारत में, और उनको पराजित करना एक वाकई क्या थी, जो मतलब इनकी वास्तविक योग्यता को जो है क्या कर रहा है? सिद्ध कर रहा है। तो ध्यान रखना लक्ष्मीकरण के बारे में। गांगेय देव का पुत्र जो 1041 से 1072 ईस्वी तक है, त्रिपुरी शाखा का सबसे महान और क्या था? प्रतापी शासक था। इन्हें क्या कहते हैं? हिंद का नेपोलियन भी जो है कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें हिंद का नेपोलियन? तो उसका कारण जो है ये है, इन्हें जो है असीमित विजयों के और साम्राज्य विस्तार के कारण जो है इन्हें क्या कहा जाता है? हिंद का नेपोलियन कहा जाता है, जबकि इनका कोई ऐसा अभियान नहीं था। मतलब कि इतनी इन्होंने विजय की हुई थी कि इनकी विजय जो क्या है उनकी कोई सीमा नहीं है, और साम्राज्य विस्तार भी जो है क्या है इन्होंने अद्वितीय किया हुआ था। इस कारण से इन्हें क्या कहते हैं? हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। इनकी उपाधियां देखेंगे तो इनकी उपाधियां हैं, परम भट्टारक की उपाधि धारण की हुई थी लक्ष्मीकरण ने।
महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी। अभी तक मुझे लगता है कि हमने किसी भी शासक में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हुए नहीं देखा हुआ। किसमें? कलचुरी वंश के अंतर्गत है। तो उन्होंने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर और कलिंगाधिपति की जो है उपाधि इन्होंने धारण की हुई थी। ये किसकी उपाधियां हैं? तो ध्यान रखना ये किसकी हैं? उस शासक की हैं। लक्ष्मीकर्ण की जो है ये उपाधियां हैं। और लक्ष्मीकर्ण किसका पुत्र है? गांगेय का पुत्र है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ पर किया? सुदूर दक्षिण तक जो है विस्तार किया। चोल, पांड्य और मुगल राजाओं से क्या किया? संघर्ष किया और इनको पराजित भी किया हुआ था। परमार और चंदेलों को भी क्या किया था? पराजित किया हुआ था। यानी इस आसपास के जितने भी राजा थे उन सभी को इन्होंने पराजित किया था। ना सिर्फ क्या किया इन्होंने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया, राजाओं को पराजित किया, बल्कि इन्होंने जो है स्थापत्य और संस्कृति में भी क्या किया? विशिष्ट योगदान दिया। जैसे कि वाराणसी में इन्होंने क्या करा? कर्णमेरु मंदिर का निर्माण करवाया। यानी कि यह एक प्रकार का क्या था? कर्णमेरु जो है ये मंदिर ना होकर के क्या था? एक शिवालय था। ठीक है, शिवालय था। यानी कि शैव धर्म के जो भी अनुयायी हैं उनके रुकने के स्थान को क्या कहा गया था? जाता है शिवालय कहा जाता है। तो वाराणसी में इन्होंने जो कर्णमेरु नाम का एक जो है शिवालय बनवाया हुआ था। जबलपुर के समीप इन्होंने जो है क्या किया था? कर्णावती नगर को जो है क्या किया हुआ था? बसाया हुआ था। इन्होंने विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया था। जैसे कि ये देखिएगा बिल्हड़। बिल्हड़ कौन था ये? तो ये बिल्हड़ जो है जो बादामी के चालुक्य शासक थे उनमें से एक शासक था जिसका नाम था क्या? विक्रमादित्य चतुर्थ। क्या नाम था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है चतुर्थ। और इनको क्या किया था? इनसे युद्ध हुआ था। सो युद्ध होने के बाद में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे और फिर इसके बाद में जो है बिल्हड़ वास्तव में जो है विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में था, परंतु इनके दरबार में भी जो है आ जाता था, रहता था। और बिल्हड़ जो है कश्मीरी विद्वान है। इनकी जो इतिहास में रचना पूछी जाती है विक्रमांक देव चरित्र। क्या है इनकी रचना? विक्रमांक देव। विक्रमांक देव चरित्र जो है किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ठीक है, तो ये हो जाएगी बिल्हड़। कवि हो जाएंगे विद्यापति, हो जाएंगे कनक मार जैसे जो है कवि राजसभा में थे। इन बातों को ध्यान रखना। राजशेखर किसके समय पर था? युवराज देव के समय पर जो है कौन था? राजशेखर था। चलिएगा, तो ये समझ पाए आप जो है लक्ष्मीकरण हो सकता है 7 नंबर में ही नहीं 10 नंबर में भी जो है प्रश्न आ गए तो आप क्या करोगे? लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? इतना कंटेंट है। आप जो है क्या करेंगे और जो है थोड़ा उसी को जो है क्या कर सकते हैं, बाकी जो है ऐड कर सकते हैं। परिचय निष्कर्ष भी जो है ऐड करना होगा और मैप भी जो आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं और कंटेंट को बना सकते हैं। चलिएगा, यही होता है, ये मूल कंटेंट है भाई। अगर जो यहीं पर मैं 200 शब्द लिख करके आऊँगा तो आपको नोट्स जो है आपका भारी भरकम बन जाएगा। तो यही तरीका जो है आपको क्या करना होता, अपनाना होता है कि आपके पास में क्या छोटा सा कंटेंट लिखा हुआ रखा हो, लेकिन जब कॉपी की बात आए तो उस कंटेंट से कॉपी भर जाना चाहिए। वो तरीका आपके पास होना चाहिए। अब इनका जो है पतन कैसे हो गया? कलचुरी वंश का जो है अंत कैसे हुआ? तो इसके बाद में छोटे छोटे शासक हुए। यशकर्ण हुआ, ठीक है, और गयाकर्ण हुआ और नरसिंह जयसिंह हुआ। तो ये क्या थे? अयोग्य शासक थे। इनके समय पर जो आसपास के छोटे छोटे शासक थे वो क्या हो गए? उदय हो गए, शक्तिशाली हो गए। धीरे धीरे करके इनका क्या होने लगा? रेवेन्यू कम होने लगा। और अंतिम ज्ञात जो शासक था, तो ये भी ध्यान रखना कि कलचुरी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? त्रिलोक्यवल्ल जो है अंतिम शासक था। इनके गुरु थे विमल सिंह जो है गुरु थे। धीरे धीरे कलचुरी साम्राज्य चंदेल और अन्य शक्तियों में पूर्णतः विलीन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब शासकों की बात आती है कलचुरी शासकों की, तो कम से कम आपके पास में कितने शासक जो है याद होना चाहिए। तो पहली बात ध्यान रखना, त्रिपुरी शाखा के अंतर्गत, ठीक है, वामराज का आप क्या कर सकते हैं? नाम जो है ध्यान रख सकते हैं। वामराज चूंकि इसका आदि पुरुष है। दूसरा नाम जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? कोक्कल प्रथम का नाम ध्यान रखना है। किसका नाम ध्यान रखेंगे? कोक्कल प्रथम, जो क्या है? वास्तविक संस्थापक हैं। तीसरे नंबर में आप ध्यान रख सकते हैं युवराज देव का नाम ध्यान रख सकते हैं। किसका नाम? युवराज देव प्रथम का नाम ध्यान रख सकते हैं। चौथे नंबर में जो है आपको नाम ध्यान रखना है वो कौन सा है? गांगेय देव का नाम जो है आप क्या करना है? ध्यान रखना है। पाँचवें नंबर में जो आपको नाम ध्यान रखना है वो है लक्ष्मीकर्ण या कर्ण का नाम जो है क्या करना है? ध्यान करना है। और छठवें नंबर में जो है आपके ध्यान रखने त्रैलोक्य वर्मा का नाम जो क्या करना है? आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो वामराज क्या थे? इनके जो है आदि पुरुष थे, यानी कि पूर्वज थे या मूल पुरुष कह सकते हैं। कोक्कल प्रथम जो है क्या है? इसके जो है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है इन्हें क्या है जाना जाता है। युवराज देव जो क्या थे?
ये जो है एक शक्तिशाली शासक थे। इनके दरबार में कौन था? राजशेखर नाम का विद्वान था। और राजशेखर ने जो विद्यसाल भंजिका नाम की रचना लिखी थी, विद्यसाल भंजिका जो नाटक लिखा था, उसका नायक जो है युवराज देव को बनाया हुआ है। इन्हीं को क्या कहते हैं? उज्जैनी भुजंग कहा जाता है। गांगेय देव जो है एक योग्य शासक था, जिसने क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जिस व्यक्ति ने ये उपाधि ली हुई है, ध्यान रखना, वो अपने आप योग्य हो जाता है, क्योंकि विक्रमादित्य जो है एक बहुत वीर शासक थे। लक्ष्मीकरण जो है क्या है? एक सबसे योग्य शासक है इस वंश के। उन्हें क्या कहते हैं? हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। और त्रिलोक वर्मा क्या हो जाएंगे? अंतिम शासक जो है हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको इतनी बातें जो है शासकों में ध्यान रखना है। बाकी जो है और पक्ष भी ध्यान रखना है, इनके कहाँ क्षेत्र में शासन था। प्रीलिम्स के लिए तो आप स्थापत्य और कला वाला पोर्शन ध्यान रखें, शासक ध्यान रखेंगे, लेकिन मेंस के लिए आपको परिचय, निष्कर्ष और भाषा भी जो है आनी चाहिए, ताकि जो है शब्दों की पूर्ति जो है कर सकें। चलिएगा, त्रिपुरी वंश में जो है कला स्थापत्य जो है अनमोल धरोहर देख सकते हैं। तो अपने आप में 10 नंबर का प्रश्न अलग से हो सकता है कि त्रिपुरी कालीन जो है कला और स्थापत्य यानी कि साहित्य पक्ष और जो है स्थापत्य को बताइएगा। तो आप यही चीज़ें बता सकते हैं कि कलचुरी शासकों ने जो है लगभग 6वीं शताब्दी से लेकर के जो है 11वीं 12वीं शताब्दी तक जो है इन्होंने शासन किया। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक, यानी कि लगभग 600 साल तक इनका जो है शासन रहा। भले ही योग्य शासक रहे हों या योग्य रहे हों, तो लगभग 500-600 साल के दौर में जो है इन्होंने तमाम स्थापत्य का निर्माण करवाया। उसमें अनेक जो है वीर शासक हुए, जो न सिर्फ क्या थे, एक सैन्य दृष्टि से योग्य थे, जबकि वह बहुआयामी विकास हुआ उनके समय पर। तो कलचुरी शासकों ने मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य को जो है अत्यधिक समृद्ध किया, विशेषकर मंदिर और मठ निर्माण में। अगर देखेंगे 64 योगिनी मंदिर, तो ये कहाँ पर स्थित है? भेड़ाघाट जबलपुर में है। इसका निर्माण युवराज देव प्रथम ने करवाया 10वीं शताब्दी। ये लो प्रश्न आ चुका है भाई, क्या आया हुआ है? ये प्रश्न जो है आया हुआ है, आप उठा करके देख लेना। MPPSC मेंस जो है 2022 में प्रश्न आया हुआ है कि 2 नंबर में था ये, कि 64 योगिनी मंदिर का निर्माण जो है कलचुरी वंश के किस शासक ने कब और कहाँ करवाया हुआ था। तो ध्यान रखना, आप कहेंगे क्या? 10वीं शताब्दी में करवाया हुआ था। और किसने करवाया था? युवराज देव ने। कहाँ करवाया था? भेड़ाघाट जबलपुर में। भगवान शिव पार्वती की जो है नंदी पर वैवाहिक वेशभूषा में क्या बनी हुई है? इसके अंदर प्रतिमा है। और जो है 64 योगिनियों की जो है प्रतिमाएं दीवारों पर बनी हुई हैं। और इसका जो है वृत्ताकार क्या देखने को मिल जाएगा? हमें प्रांगण देखने को मिल जाता है। नोहटा का शिव मंदिर कहाँ पर है? दमोह में है। किसने बनवाया था? युवराज देव प्रथम की पत्नी नोहला देवी ने जो है बनवाया हुआ था, लगभग 10वीं शताब्दी में। यह जो है प्रस्तर निर्मित गर्भगृह का प्रखर अलंकृत है। इसे नोहलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। विराटेश्वर शिव मंदिर जो है यह कहाँ पर है? सुहागपुर शहडोल में है। किसने बनवाया था? युवराज देव प्रथम ने बनवाया हुआ था। इसका गर्भगृह में जो है ताम्र निर्मित जो है फणिनाग युक्त शिवलिंग स्थापित है, यानी कि भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो तांबे से बना हुआ है, उसमें फणिनाग भी है। तो ये 3 मंदिर जो है, हालांकि पहले भी पढ़ चुके थे। इसके अलावा जो है आप गोलकी मठ का नाम भी ध्यान रख सकते हैं। गोलकी मठ भी जबलपुर में बनवाया गया था। धर्म और साहित्य के क्षेत्र में कलचुरियों का योगदान देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में इन राजशेखर जैसे विद्वान को क्या किया? अपने दरबार में संरक्षण दिया। दरबार का सबसे बड़ा रत्न था। उनकी प्रमुख रचनाओं में से विद्यसाल भंजिका, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, ठीक है, इनकी रचनाएं हैं। विद्वानों का जो है इन्होंने सम्मान किया। कर्ण की राजसभा में बिल्लढ़, विद्यापति और वल्लभ जैसे विद्वान थे। कनकमार्ग विद्वान थे। और राजशेखर विद्वान जो थे, विद्यापति थे, ये सभी जो है इनके दरबार में थे। धार्मिक स्थिति, अधिकांश शासक जो क्या थे? शैव धर्म के मतावलंबी थे। गोलकी मठ पाशुपति सन्यासियों का प्रभाव था। और वैष्णव धर्म जो है लक्ष्मण राज के मंत्री द्वारा विष्णु मंदिर बनवाया गया था। कहाँ पर बनवाया गया था? कटनी में जो है ये मंदिर बनवाया गया था। और बौद्ध जैन धर्म को भी जो है सहिष्णुता प्रदान थी। और कलचुरी काल में जो है संस्कृत साहित्य और शैव धर्म के विकास का जो है स्वर्ण काल माना जाता है। कलचुरी वंश के समय को संस्कृत साहित्य और शैव दर्शन के विकास का स्वर्ण काल माना। अब देखिएगा, कठिन प्रश्न अगर बनते हैं ना, ठीक है, अगर कठिन प्रश्न ऐसे बनेंगे तो ये कहेगा 10 नंबर में करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कहेगा कि स्पष्ट कीजिए कि कलचुरी वंश के समय को संस्कृत साहित्य और शैव दर्शन के विकास का जो है स्वर्ण काल मानते हैं। तो अब देखिएगा, शैव दर्शन के विकास का जो है स्वर्ण काल मानते थे, इसके समय पर आपको क्या बता देना है? पूरे मंदिर बता देना है, ठीक है, शिवालय भी बता देना है। और ये भी बता देना है कि अधिकांश शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। और संस्कृत साहित्य में जो है आप क्या बताएंगे? बिल्हड़ का नाम जो है आप क्या जरूर बताना, और विद्यापति का नाम बताना, और राजशेखर का नाम बताना, और इनकी क्या करना? रचनाएं बताना। रचनाओं को थोड़ी बताना ये किसमें क्या क्या उल्लेखित है, ठीक है। तो ऐसे में क्या कर पाओगे? इनको जो है पूरा कर दोगे। चलिएगा, याद कर लेंगे कंटेंट तो आपको जो है बन जाएगा।
राजनैतिक विरासत क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, समग्र मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब यहाँ देखना समग्र मूल्यांकन कैसे किया जाता है। जब कलचुरी वंश के शासकों का क्या करते हैं, हम राजनीतिक दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं। देखिए मूल्यांकन कई बार प्रश्न जो है लिखा हुआ आता है, तो आपको समझ लीजिए थोड़ी सी मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। ठीक है, मूल्यांकन, मूल्यांकन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोलते हैं। मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य का क्या करना, अंकन करना, मूल्य का अंकन करना। आपसे इसे क्या कह रहा है, कलचुरी वंश का मूल्यांकन कीजिए, यानी कलचुरी वंश की जो है क्या मूल्य है, क्या वैल्यू है उनकी, कितना वजन है, उसका क्या करना, अपने कॉपी में जो है आपको अंकन करना है, यानी कि लिखना है उसके मूल्य का। ठीक है, आपने कभी आपकी कॉपी का मूल्यांकन हुआ है, टीचर कह रहा होगा कि आपकी कॉपी का मूल्यांकन करें, यानी कि अंक दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंक दे रहे हैं, कितनी योग्य आपकी कॉपी है। तो आपको भी क्या करना है, वो कंटेंट देना है जो आपका क्या करे, उसके मूल्य को जो है प्रदर्शित करता हो। तो राजनीतिक दृष्टि से जब इनके जो क्या करते हैं, बताते हैं अंततः निष्कर्ष रूप में, तो कलचुरी वंश जो है निरंतर युद्धों का काल रहा, निरंतर युद्धों का काल, राष्ट्रकूटों, परमार और चंदेलों से लगातार क्या रहा, कलचुरियों का संघर्ष जो है चलता रहा। और पढ़े भी है अपन ने, गांगेयदेव और कर्ण जैसे शासकों ने अखिल भारतीय साम्राज्य का स्वप्न देखा, लेकिन उत्तराधिकारियों की दुर्बलता के कारण जो है अंततः क्या हुआ, पतन हुआ। तो ये जो है इनका क्या आता है, एक जो है शॉर्ट मूल्यांकन निकल करके आता है। सांस्कृतिक दृष्टि से अगर इनको देखेंगे तो राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद कला और साहित्य का जो क्या हुआ, निरंतर विकास हुआ। भेड़ाघाट और नोहटा के मंदिर आज भी मध्य प्रदेश में पर्यटन और स्थापत्य की जो क्या बने हुए हैं, शान बने हुए हैं। स्वर्ण सिक्कों खासतौर से टंक का भारी मात्रा में प्रचलन उनकी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को बताता है। जो शासक सोने के सिक्के अगर जारी करता है तो उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। किसने जारी किए थे, गांगेयदेव ने जो है जारी किए हुए थे। तो ये प्रश्न क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्विक रिवीजन देखिएगा, संस्थापक कौन था, कृष्णराज था महेश्मती शाखा का, वामराज जो है त्रिपुरी शाखा का। सबसे महानतम शासक जो है लक्ष्मीकर्ण हो जाएगा, जिसे हिंद का नेपोलियन कहते हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए हुए थे, गांगेयदेव ने चलवाए हुए थे। उनका नाम क्या था, टंक या गद्याणक नाम था। साहित्यकार जो है राजशेखर को आश्रय किसने दिया था, युवराज देव प्रथम ने दिया हुआ था। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जो है कोक्कल प्रथम और कर्ण ने जो है धारण की हुई थी, दो लोगों को ध्यान रखना। अगली बात कर लेते हैं, प्रमुख मंदिर निर्माता देखेंगे तो युवराज देव प्रथम ने 64 योगिनी मंदिर बनवाया, विराटेश्वर मंदिर बनवाया, नोहलेश्वर मंदिर बनवाया, गोलकी मठ जो है बनवाया हुआ था। अंतिम शासक जो है त्रिलोक्यमल था, इनके राजगुरु विमलसिंह थे। ठीक है, मुख्य परीक्षा में जो है जैसे आपसे प्रश्न आता है, कलचुरी वंश के क्या थे सबसे, कलचुरी वंश गांगेयदेव के बारे में तो क्या बताएंगे, पहला कि कलचुरी वंश का जो है महान शासक था कौन, गांगेयदेव। फिर जो है इनकी क्या कर सकते हैं, उपाधि बता सकते हैं, उपाधि हो गई। कार्य जो है सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं लेकिन तीन बातें ये बताना है इनको। और यदि सम्राट कर्ण की उपलब्धियां आता है तो 7 नंबर में आता है। तो इन 5 पॉइंटों से क्या कर सकते हैं, छोटा सा परिचय 1 लाइन का, और 1 लाइन का जो है निष्कर्ष, और जो है बीच में क्या होनी चाहिए, 5-6 उपलब्धियां जो है, 5 पॉइंट जो है आपके हो जाना चाहिए। जैसे हिंद का नेपोलियन, यानी कि एक तो बता सकते हैं इनकी जो है विजय बता सकते हैं, और विजय एक एक करके मत बताइएगा, मतलब अगर आपके पास में जगह है तो फिर अलग अलग करके बताइएगा। दक्षिण को जो है बता दीजिएगा अलग से, उत्तर की अलग से बता दीजिएगा। और फिर इनके बता दीजिएगा स्थापत्य के क्षेत्र में जो बता दीजिएगा, जैसे कर्णावती नगर बसाई थी जबलपुर के आसपास है, और जो है एक शिवालय बनवाया हुआ था वाराणसी में। फिर इनका बता सकते हैं, इनकी उपाधियाँ जो है बता सकते हैं, आपको बता सकते हैं उपाधियाँ बता सकते हैं। और एक फिर इनका जो है साहित्य का पक्ष बता सकते हैं, इनकी विद्वानों को जो आश्रय दिया हुआ था। तो इन जो है 4-5 पॉइंटों से बता सकते हैं, इनकी जो है उपलब्धियाँ हो जाएंगी। चलिएगा, जैसे ये प्रश्न देखो 2 नंबर में आ चुका है आपका, कि कलचुरी वंश कालीन 64 योगिनी मंदिर का, ठीक है, कौन सा 64 योगिनी जो मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था, मेंस 2022 का प्रश्न है। ये प्रीलिम्स में आ चुका। त्रिपुरी जो है किस वंश की राजधानी थी, ये तो लड्डू प्रश्न है। ठीक है, कलचुरी शासक जो है गांगेयदेव द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के को जो है क्या कहते थे, तो आप क्या कहेंगे, टंक या गद्याणक कहा जाता था, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखना
यहाँ पर प्रश्न जो है, अब यहाँ पर प्रश्न आपको दे रहे हैं, मेंस वाले प्रश्न जो है आप लिख लीजिएगा। 7 नंबर में प्रश्न हो जाएगा आपका ये, क्या हो जाएगा कि कलचुरी कालीन स्थापत्य कला पर जो है क्या कीजिएगा, एक टिप्पणी लिखिएगा। ठीक है, स्थापत्य कला पर ध्यान रखना है, प्रीलिम्स की भी तैयारी हो रही है, अगर मेंस में जो है मंदिर अंदिर कर रहे हो, वरना बाद में बहुत मंदिर हो जाते हैं। तो ये जो है 7 नंबर में लिखना है, कलचुरी कालीन जो है स्थापत्य पर जो है क्या करना है, टिप्पणी करना है। और कलचुरी राजवंश के उद्भव और साम्राज्य विस्तार में युवराज देव प्रथम और गांगे देव का मूल्यांकन कीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, 10 नंबर में जो है प्रश्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 नंबर में प्रश्न हो जाएगा। और जो 3 नंबर में प्रश्न आपको करना है, क्या करना है, 3 नंबर में जो प्रश्न करना है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला प्रश्न हो जाएगा 3 नंबर में जो है राजशेखर, क्या हो जाएगा, राजशेखर। दूसरा प्रश्न हो जाएगा हिंद का नेपोलियन, हिंद का नेपोलियन। और तीसरा प्रश्न जो है आपका हो जाएगा कलचुरी वंश के अंतर्गत जो है महिष्मती शाखा, क्या हो जाएगा, महिष्मती शाखा। तो ये जो क्या करना है, 3 प्रश्न जो हो जाएंगे आपके 2 नंबर वाले, एक प्रश्न हो जाएगा आपका 7 नंबर का, एक प्रश्न हो जाएगा आपका 10 नंबर का। इनको क्या करना है, आपको लिख करके भेजना है। अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं एमपीपीएससी की, देखिए जब तक आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और जब तक आपको जो है प्रॉपर गाइड नहीं किया जाएगा तब तक आंसर राइटिंग नहीं सीख सकते हैं स्वतः, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है भरोसा भी उनमें क्या दिखाना होता है, अपने से योग्य ज़्यादा व्यक्ति चाहिए होता है, तभी जो है हम क्या कर सकते हैं, आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिएगा, आप संपर्क कर सकते हैं हमसे जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप में जो है मैसेज करके, तो इसमें जो है संपर्क कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये पीडीएफ कहाँ पर आएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है देखने को मिल जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।